हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ब्लॉक 4 को MG5 का, जो कि है न्यू क्रिटिसिज्म। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था हमारी फर्स्ट पार्ट में कि जो न्यू क्रिटिसिज्म है ये है ना, जो भी हमारे टेक्स्ट से बाहर की चीज़ें हैं उन सबको रिजेक्ट करती है। ठीक है, क्या करेगी ये? रिजेक्ट करेगी कि भाई हमें ना ऑथर के बारे में जानना है, ना ही हमें रीडर के बारे में जानना है, ना ही हमें कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना है, ना ही हमें कोई कल्चरल बैकग्राउंड जानना है, और ना ही हमें कोई सोशल बैकग्राउंड जानना है उस टाइम का। हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? हमें टेक्स्ट से मतलब है कि ये टेक्स्ट किस तरीके से लिखा गया, इसमें क्या सिंबल्स का यूज़ किया है, एंड इसमें क्या बाकी सारे जितने भी हमारे लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं वो किस तरीके से यूज़ करे गए हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, एंड इसमें बाकी सारी चीज़ें किस हिसाब से जो राइटर है उसने लिखी है, यानी ये इसका फिर टेक्स्ट का क्या मीनिंग निकल के आ रहा है। तो ये हमारा क्रिटिसाइज करने का एक नया तरीका था जो हमारे क्रिटिक्स ने डेवलप किया था। ठीक है, तो वो क्या क्या बोलते थे? दैट इट इग्नोर्स द ऑथर्स इंटेंशन, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड रीडर्स रिस्पॉन्स। तो ये सारी चीज़ें हमारे टेक्स्ट को क्रिटिसाइज करने में बीच में नहीं आनी चाहिए कि हम जब किसी टेक्स्ट को जज कर रहे हैं तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उस टाइम पे ऑथर की लाइफ में क्या चल रहा था, या फिर जो रीडर है वो जब उस टेक्स्ट को रीड कर रहा है तो वो किस हिसाब से रीड कर रहा है, या उस टाइम पे हिस्टोरिकल क्या बैकग्राउंड था। ये सब चीज़ें हमें नहीं देखनी चाहिए। ये हमारे न्यू क्रिटिसिज्म के लोग कहते हैं। ये किस पे एम्फेसाइज करते हैं? क्लोज रीडिंग पे। आपको ये वर्ड ज़रूर से याद रखना है कि जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो क्लोज रीडिंग में बिलीव करती है। मतलब जो एक टेक्स्ट है ना, उसको एकदम अंदर घुस के एक एक उसका पार्ट है ना, अच्छे से उसको वो टेस्ट करेंगे। तो इट एनालाइज द एलिमेंट्स लाइक इमेजरी, सिंबॉलिज्म, पैराडॉक्स, आयरनी एंड स्ट्रक्चर टू अनकवर अ टेक्स्ट मीनिंग एंड यूनिटी। तो ये इमेजरी, सिंबॉलिज्म, पैराडॉक्स, आयरनी एंड स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें देखेंगे एक टेक्स्ट को जज करने के लिए। आपको यही सारे वर्ड्स यूज़ करने हैं अगर न्यू क्रिटिसिज्म आता है तो। पता है आपको, मैं ये जो इंट्रोडक्शन है ये इतने डिटेल में क्यों पढ़ा रही हूँ? इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्रिटिक्स आ जाएंगे ना, मान लो आपको किसी के लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं पता, उन्होंने क्या क्या टेक्स्ट लिखे हैं, तो आप एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट्स तो एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि ये सारे ही जितने भी क्रिटिक्स हमारे न्यू क्रिटिसिज्म से जुड़े हुए हैं, ये मोर और लेस ये सारी सेम बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उनके जो टेक्स्ट है उनमें उन्होंने क्या छोटी मोटी बातें थोड़ी सी डिफरेंट कही है वो भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी मेन आइडिया, मेन कॉन्सेप्ट तो यही है इसका। ठीक है, कि एक जो टेक्स्ट होता है वो सेल्फ कंटेन्ड होता है, इंडिपेंडेंट होता है खुद में। उसे बाहर की किसी भी चीज़ की रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है हमें उसे समझने के लिए। ठीक है, मतलब कि आपको सोशल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है वो अपने आप में सारी इंफॉर्मेशन उसी के अंदर कंटेन करता है। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है? ये एक तरीके से डीप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस को एनकरेज करता है। ओके, एंड ये क्रिटिकल रीडिंग एंड इंटरप्रेटिव स्किल्स भी बढ़ाता है कि भाई आपको जब कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसी भी टेक्स्ट की ना हो, मान लो आपको एग्जाम में ही एकदम से उठा करके कोई ऐसे रैंडम पोम दे देते हैं ये लोग, एंड उस पोम का ना आगे का कुछ पता है ना पीछे का पता है, कौन है उसका ऑथर, क्या कंटेक्स्ट में वो पोम लिखी गई है, कुछ भी आपको नहीं पता, बट आपको फिर भी एक ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं उस रिलेटेड कि हाँ भाई अब इसको आप सॉल्व करो। तो वो आपको क्या हो जाता है, एक तरह से आप न्यू क्रिटिसिज्म को ही उसमें फॉलो कर रहे होते हो। बेसिकली आप उसको इंटरप्रेट करते हो ना, एक तरीके से जज करते हो कि भाई इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है। तो ये हमारी क्रिटिकल रीडिंग एंड इंटरप्रेटिव स्किल्स को अच्छा बनाता है। रिस्पेक्ट्स द आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी, मतलब जो वो जो टेक्स्ट है वो अपने आप में एक क्या है? आर्ट है। अब आपको किसी आर्ट को रिस्पेक्ट करनी है तो उसको आप रिस्पेक्ट करने के लिए उसके इर्द गिर्द की सारी चीज़ों को वैल्यू करोगे या उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस करोगे? मान लो एक पेंटिंग है, हम किसी भी पेंटिंग को ले लेते हैं, बहुत सुंदर सी कोई पेंटिंग है, उस पेंटिंग पे फोकस ना करके हम ये सोचे कि भाई इसका जो पोएट है, सॉरी इसका जो पेंटर है उस पे ध्यान दे देते हैं कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा जब इसने ये पेंटिंग बनाई होगी। तो वो जो पेंटिंग एज एन आर्ट है ना, उसकी वैल्यू आपने डाउन कर दी, क्योंकि आप उस पे फोकस नहीं कर रहे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया गया है। अब इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं कि भाई हमें जानना ज़रूरी होता है कि ऑथर का क्या इंटेंट था। कहीं ऐसा तो नहीं कि
हम उस टेक्स्ट को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और वो जो टेक्स्ट है वो कुछ और ही कह रहा है, ऑथर ने कुछ और ही सोच के लिखा है। एंड जब तक हम किसी चीज़ का कल्चरल या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस नहीं जान लेते, तब तक हम एग्जैक्ट जो पॉइंट्स हैं उन्हें कनेक्ट भी नहीं कर पाते। कोई चीज़ कब किस हिसाब से लिखी गई है, उस समय में क्या चीज़ें चल रही थी, तो हमें वो सारी चीज़ें जब जान लेंगे ना, तो हमें वो टेक्स्ट और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड ऐसे ही उसका सोशल कंटेक्स्ट जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। एंड इट नेग्लेक्ट्स द रीडर्स रोल, कि भाई रीडर को वो टेक्स्ट समझ के कैसा महसूस हो रहा है, वो चीज़ भी जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ताकि मीनिंग तो हमारा रीडर ही देगा ना उसे, आप क्रिटिक्स थोड़ी ना हमेशा उसे मीनिंग दोगे। एंड इट कैन बी ओवरली रिजिड, मिसिंग ब्रॉडर ह्यूमन एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस। जो टेक्स्ट है ना हमारा, उसमें कोई स्टोरी मान लो किसी ने लिखी है, एंड उस स्टोरी को उसने लिखा किस हिसाब से था कि एक्चुअली जो उस टाइम का पॉलिटिशियन है उसको फायदा हो जाए या उसको क्रिटिसाइज करने के लिए लिखी है। तो अब हमने जो पॉलिटिकल डायमेंशन है या कोई और भी फैक्ट है वो मिस आउट कर दिया, तो हमने एक्चुअली इस टेक्स्ट को अच्छे से एनालाइज किया ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी हमारी लिमिटेशंस हो जाती हैं न्यू क्रिटिसिज्म की। अब हम इनसे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे आ जाते हैं आई ए रिचर्ड्स। ये हमारे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स में माने जाते हैं जो न्यू क्रिटिसिज्म को प्रमोट करते हैं। इनका देखो ये एक टर्म है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें ये यही सारी बातें बोलते हैं कि रीडर्स को जो है किस तरीके से टेक्स्ट एनालाइज करना चाहिए विदाउट नोइंग द ऑथर्स नेम, बायोग्राफी एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। तो जब कोई रीडर है वो किसी टेक्स्ट को पढ़ रहा है तो उसे ना ही ऑथर के बारे में पता होना चाहिए, उसकी बायोग्राफी नहीं पता होनी चाहिए और ना ही हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। ठीक है, द गोल वॉज टू जज द वर्क बेस्ड प्योरली ऑन इट्स लैंग्वेज, इमेजरी, इमोशनल इम्पैक्ट। तो जो गोल है उससे हमें सिर्फ देखना है कि इमेजरी कैसी यूज़ करी गई है, इमोशनल इम्पैक्ट कैसा आ रहा है टेक्स्ट से, सिर्फ ये हमें जज करना है और कुछ नहीं। फिर क्लोज रीडिंग की ये भी बात करते हैं। ठीक है, एंड इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 4 की एलिमेंट्स का बताया है कि भाई एक पोइट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए ना आपको बाकी सारी आलतू फालतू की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत तो नहीं है, बट आपको ये 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। सेंस, सेंस मतलब क्या है, जो एक्चुअली उस टेक्स्ट का लिटरल मीनिंग है कि वो क्या मीन कर रहा है, ये हमारा सेंस हो जाता है, लिटरल सरफेस मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, ऐसे ही जो ये टोन है, टोन मतलब स्पीकर का क्या एटीट्यूड है, क्या वो डिप्रेसिंग एटीट्यूड लग रहा है या हैप्पी एटीट्यूड लग रहा है या फिर रोमांटिक एटीट्यूड लग रहा है। तो क्या एटीट्यूड आपको रीडर का नज़र आ रहा है उसके टेक्स्ट में। ठीक है, ऑडियंस और सिचुएशन के हिसाब से क्या उसका एटीट्यूड है। इंटेंशन क्या है, भाई पोएट का आपको कुछ ना कुछ पर्पस तो समझ में आ ही जाता है ना, चाहे हम कितना भी कोशिश कर ले। हमने एक टेक्स्ट पढ़ा है वेस्टलैंड, मान लो हमने पढ़ा है वेस्टलैंड, उसकी अगर आप कुछ रेफरेंस यूज नहीं भी करोगे ना, तब भी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे जो पोएट है उसका इंटेंशन ये है कि इसने बहुत ही डिप्रेसिव सा ये टेक्स्ट लिखा है जिसमें सब कुछ फ्रेगमेंटेड है। ठीक है, सब कुछ टूटा फूटा है। तो आप समझ जाओगे टेक्स्ट पढ़ के कि कहीं से कुछ चीज़ उठाई है, कहीं से कुछ चीज़ उठाई है, एंड एट द एंड सिचुएशन दिखाई है हमारी मॉडर्न मॉडर्न वर्ल्ड की। तो ये टेक्स्ट पढ़ने भर से भी हमको समझ में आ जाएगा। फिर फीलिंग क्या है, इमोशनल कंटेंट कन्वेड विद इन द पोम। सेम वही बात कि भाई क्या फीलिंग वो पोर्ट्रे कर रहा है, हैप्पी फीलिंग पोर्ट्रे कर रहा है या फिर एंगर पोर्ट्रे कर रहा है या फिर लॉस पोर्ट्रे कर रहा है, क्या इमोशन निकल के आ रहा है हमारे टेक्स्ट में से। तो इनकी 4 एलिमेंट्स को आपको याद करना है आई ए रिचर्ड्स का जब भी नाम आएगा। क्या क्या है वो नाम, सेंस, टोन, इंटेंशन एंड फीलिंग। याद रहेगा ये सारे वर्ड्स। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बिलीव करते हैं जो पोएट्री है ना उसकी कोई साइकोलॉजिकल वैल्यू होती है। क्या वैल्यू होती है वो, बेसिकली ये जो लोग हैं उनके इमोशंस को उनके इमोशंस के ऊपर असर डाल सकती है। ठीक है,
तो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करने में हमारी ये जो पोइट्री है वो हेल्प करती है। ही सॉ लिटरेचर एज अ वे टू हार्मोनाइज द ह्यूमन माइंड्स इम्पल्सिव, मतलब इंसान के दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही होती है, तो जब वो कोई अच्छी पोइट्री पढ़ लेता है तो उसका दिमाग शांत हो जाता है कि हाँ भाई, मैं इस टेक्स्ट से रिलेट कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में भी यही सारी जो है प्रॉब्लम्स है, एंड इस टेक्स्ट को पढ़ के मुझे लग रहा है कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, सो आई शुड बी ओके। तो हमें क्या है, एक सूदनेस वाली फीलिंग आ गई, अच्छी फीलिंग आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ रीडर्स रिस्पॉन्स। अब ये बोलते हैं कि भाई थोड़ा बहुत तो रीडर का इन्वॉल्वमेंट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि रीडर की इंटरप्रिटेशन को ये वैल्यू करते हैं। ही मेंटेन दैट इट मस्ट बी फॉर्मली रूटेड इन द टेक्स्ट। जो रीडर है ना, वो इमोशनल बायसनेस के बिना टेक्स्ट को पढ़े एंड सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस करे, फिर उसका इंटरप्रिटेशन को वो वैल्यू करेंगे। अगर ये कंडीशन जो रीडर है वो फॉलो कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं फॉलो कर रहा तो प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन शुड बी सपोर्टेड बाय टेक्सचुअल एविडेंस रेदर देन पर्सनल फीलिंग्स और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। सेम वही बात यहाँ पे आ जाती है। तो इन्फ्लुएंस क्या था इनका, इन्होंने एक वर्क भी लिखा है, प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ओके, लिटरेरी क्रिटिसिज्म इनका जो ये वर्क है, सॉरी, प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये इन्होंने एक वर्क भी लिखा है, आप इसका मेंशन कर सकते हैं, उसमें इन्होंने यही सारी सेम बातें कही है। तो आपको जो है ट्रू मीनिंग कैसे पता चलेगा, विद इन द वर्क इटसेल्फ, इंडिपेंडेंट ऑफ हिस्ट्री, बायोग्राफी और पर्सनल ओपिनियन। तो ये तो हो गए हमारे आईए रिचर्ड्स। देखो आपको ना बहुत ही स्लाइट सी कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा इन लोगों के थॉट्स में, ये जो नई बातें कह रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज मोर और लेस इनका सारा का सारा वही जो न्यू क्रिटिसिज्म का आइडिया है वो सेम इनका आइडिया है। अब हम बात कर लेते हैं टीएस इलियट की। ये भी बोलते हैं कि भाई जो टेक्सचुअल एनालिसिस होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, स्ट्रक्चर को मद्देनजर रख के होना चाहिए। ओके, एंड ये ट्रेडिशन की बात करते हैं, इनका एक कीवर्ड पकड़ लो, ट्रेडिशन। इनका जो ये वर्क है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के हिसाब से। 1919 में ये आया था। ओके, तो ये बोलते हैं कि भाई जो आप टेक्स्ट लिखोगे ना वो इम्पर्सनल होना चाहिए। इम्पर्सनल, इसका क्या मीनिंग हो गया, मतलब आपको अपना पर्सनल सेंटिमेंट साइड में रख के, पर्सनल सेंटिमेंट को साइड में रखना है, मतलब यूज नहीं करना है वाइल यू आर राइटिंग एनी टेक्स्ट। आपको क्या करना है, जो वर्ल्ड का, बेसिकली आपको पूरी दुनिया के साथ लेके चलना है, यूनिवर्सली आपको लिखना है कि वो सबके लिए एक जैसा साउंड होना चाहिए। Okay, so Eliot argued that poets should not express personal emotions directly in a poem. ये डायरेक्टली अपने इमोशंस को जो है पोएट एक्सप्रेस ना करे, एंड इट स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पर्सनैलिटी इन पोएट्री। वही बात है कि भाई अपना, आपको पर्सनल इमोशन साइड में रखना है जब आप कोई पोएट्री लिख रहे हो। तो आपको करना क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट्स जो है, यूनिवर्सल फीलिंग्स जो है वो लिखनी है कि वो सब लोग उससे कनेक्ट कर सके। ओके, इस तरीके से लिखनी है बात कि आपने जो कोई रियल सिचुएशन घटी है, मान लो आपके साथ, वो रियल सिचुएशन ना बता के आप क्या कर रहे हो, एक इनडायरेक्ट तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ या फिर मेरी लाइफ इस तरह से चल रही है। ठीक है, तो इंस्टेड पोएट्स मस्ट ट्रांसफॉर्म पर्सनल फीलिंग्स इनटू यूनिवर्सल इम्पर्सनल एक्सप्रेशंस, allowing the poet to exist independently of the writer's personality। बेसिकली पोम को है ना, राइटर की जो पर्सनैलिटी है उससे बाहर आना है। तो ये बोल रहे हैं कि पोम ही ऐसी होनी चाहिए कि वो राइटर को बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट ना करे, कि राइटर उस टाइम पे राइटर का दिमाग कैसा है, राइटर की लाइफ में क्या चल रहा है, वो उसको रिफ्लेक्ट ना करे। ओके, ही एम्फेसाइज दैट एवरी पोएट इज अ पार्ट ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई जो भी पोएट हमारे हर एक सेंचुरी में निकल के आ रहे हैं
वो पिछली सेंचुरी के कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं, ठीक है, और वो पास्ट से जुड़े हुए हैं और उनको ये ट्रेडिशन फॉलो करनी है। तो जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में वो भी उन्हें एक्सेप्ट करने हैं, वो चेंजेस भी, ठीक है, चेंजेस एक्सेप्ट करने हैं, प्लस वो ट्रेडिशन भी उन्हें फॉलो करनी है। तो ये कह रहे हैं कि एक अच्छा पोएट वो होगा जो ट्रेडिशन के रिलेशन में रह के बातें लिखेगा एंड कंट्रीब्यूट करेगा एंड उसे और ज़्यादा शेप करेगा। तो ट्रेडिशन को ये कंट्रीब्यूट करने के लिए बोलते हैं कि भाई एक जिस तरीके से जो स्टाइल बना हुआ है उसी को आप फॉलो करते आइए एंड उसी में अपना कुछ नया इनपुट दीजिए। ओके, फिर ये बात करते हैं ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव की, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले समझाया, बस उसको इन्होंने ये टर्म दे दिया ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट अपने ऐसे में बताया था जैसे इन्होंने ले लिया हेमलेट और उसकी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि भाई इस आर्ट के हिसाब से ना, सॉरी इस आइडिया के हिसाब से जो हमारे साथ जो भी जितनी भी चीज़ें होती हैं एज अ राइटर, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस देम डायरेक्टली। सेम वही बात है, उसी को हम ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव बोल देते हैं कि जब आप एक सेट ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट सिचुएशंस या इवेंट्स का यूज करते हो टू इवोक द डिजायर्ड इमोशनल रिस्पॉन्स इन द रीडर, इसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव। तो जब भी आप किसी भी बाहर की चीज़ का, बाहर की सिचुएशन का, बाहर की इवेंट का यूज़ करोगे, उससे आपका अगर रीडर है उसके अंदर इमोशनल रिस्पॉन्स जगेगा तो उसको हम ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव बोलेंगे। सो दिस इंश्योर्स दैट इमोशंस आर कन्वेड इनडायरेक्टली बट इफेक्टिवली। तो जो इमोशंस है वो कैसे कन्वेड होंगे, इफेक्टिवली कन्वेड होंगे बट इनडायरेक्ट वे में। ओके, क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर्ड इमोशनल इम्पैक्ट विदाउट सेंटिमेंटल एक्सेस, मतलब अपने पर्सनल बायसनेस को बीच में लाए बिना आपने जो है अच्छा स्ट्रक्चर्ड इमोशनल इम्पैक्ट जो है डाल दिया। तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर, डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर की बात कही है कि भाई बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव इमोशनलिज्म नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने कहीं ना कहीं रोमांटिक पोइट्री को यहाँ पे क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। ओके, ही चैंपियन पोएट्री दैट डेमोन्स्ट्रेटेड रेस्ट्रेंट, इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर। तो इन्होंने बोला कि इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए आपकी पोएट्री एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, एक ठहराव होना चाहिए। एंड दिस व्यू aligned closely with new criticism's reference for organized, unified and balanced literary text। तो जो न्यू क्रिटिसिज्म के लोग हैं वो भी सेम बात बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज होना चाहिए टेक्स्ट, यूनिफाइड होना चाहिए, बैलेंस्ड लिटरेरी वर्क होना चाहिए आपका, ठीक है। तो इन्होंने भी इन्फ्लुएंस डाला है भाई, रिग्रेस इंटेलेक्चुअल इम्पर्सनल अप्रोच होना चाहिए लिटरेरी एनालिसिस के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे क्रिटिक आ जाते हैं एफ.आर. लेविस। तो इनकी जो बात है ना मेन, वो मॉरल सीरियसनेस के ऊपर है, ठीक है। बाकी तो इनके सारे पॉइंट्स वही न्यू क्रिटिकल आइडियाज़ के ही है, न्यू क्रिटिसिज्म के ही आइडियाज़ है। बस ये एक और पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं कि भाई मॉरल सीरियसनेस होनी चाहिए आपके टेक्स्ट के अंदर और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हो अगर आप कोई राइटर हो या पोएट हो, कि भाई आपकी वजह से ना सोसाइटी में पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज आ सकता है। ओके, तो इनको एथिकल कंसर्न्स थे, ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिकल कंसर्न्स थे इनको, कि भाई अच्छे से टेक्स्ट लिखो ताकि सोसाइटी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। एंड जो ये लाइफ अफर्मिंग सीरियसनेस है, ये कुछ राइटर्स के अंदर देखते हैं। कौन कौन से वो राइटर्स है, कौन कौन से वो ऑथर्स है जिनको ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, वो है जॉर्ज इलियट हमारी, हेनरी जेम्स, डी.एच. लॉरेंस एंड जोसेफ कॉनराड, ठीक है। इन लोगों को ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि ये जो है प्रोफाउंड मॉरल इंसाइट डिस्प्ले करते हैं एंड दे डील विद लाइफ्स कॉम्प्लेक्सिटीज एंड सीरियसनेस एंड सेंसिटिविटी। ओके, फिर इन्होंने ग्रेट ट्रेडिशन का भी टर्म प्रपोज किया, जिसमें ये बोलते हैं कि जितने भी सारे इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं ना जो इन्होंने नाम बताए, जेन ऑस्टिन भी उसमें आ जाती है, जॉर्ज इलियट, हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनरेड एंड डी.एच. लॉरेंस, तो ये सारे के सारे इस ग्रेट ट्रेडिशन का हिस्सा है जो कि बहुत ही ज़्यादा मॉरल डेप्थ रखते हैं एंड लिंग्विस्टिक एक्सीलेंस रखते हैं अपने वर्क के अंदर। ओके, ही कंसिडर्ड दीज राइटर्स एसेंशियल बिकॉज ऑफ देयर मॉरल एंगेजमेंट एंड कमांड ओवर लैंग्वेज। इनके पास दो चीज़ें बहुत ज़्यादा है, एक तो मॉरली बहुत ज़्यादा ये एंगेजमेंट रखते हैं अपने टेक्स्ट में और लैंग्वेज के ऊपर बहुत तगड़ा कमांड है, ठीक है।
फिर ये पॉपुलर एंड कमर्शियल कल्चर को जो है क्रिटिसाइज करते हैं, जो हमारा आज का टाइम का मास कल्चर हो गया, पॉपुलर मीडिया हो गई, कमर्शियल लिटरेचर हो गया, उस सबको ये क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि उनकी वजह से हमारा जो कल्चर है वो बिगड़ता जा रहा है। तो इन्होंने मॉरल को हमेशा ऊपर रखा है। अगर अच्छा लिटरेचर नहीं लिखोगे, जो कि मास कल्चर में इन्हें देखने को मिलता है, जो पॉपुलर मीडिया है उसमें देखने को मिलती है, कमर्शियल लिटरेचर में देखने को मिलता है, तो ये कह रहे हैं कि भाई तुम जो हमारे लिटरेरी स्टैंडर्ड्स है उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे हो और कुछ भी आलतू फालतू लिख रहे हो। सो ही बिलीव सच वर्क्स प्रमोटेड सुपरफिशियलिटी, एस्केपिज्म एंड अ डिक्लाइन इन सीरियस कल्चरल वैल्यूज। तो ये इनका मानना था। और ये जो है डायरेक्टली न्यू क्रिटिसिज्म स्कूल ऑफ अमेरिका से नहीं जुड़े हुए थे, बट इनके जो थॉट्स थे वो काफ़ी हद तक सेम चीज़ को ही प्रमोट करते हैं, टेक्सचुअल इंटीग्रिटी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, टेक्सचुअल इंटीग्रिटी, कि भाई जो हमारा टेक्स्ट है उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, उसकी अपनी एक पहचान होती है। तो आप सिर्फ और सिर्फ उस टेक्स्ट को ध्यान में रख के, उस आर्ट को ध्यान में रख के ही उसे जज करें, उसके इर्द गिर्द कुछ भी ज़्यादा ना देखें। तो रिग्रेस क्लोज रीडिंग में भी ये फोकस करते हैं। ओके, मॉरल इवेल्युएशन। तो ये सारे इनके पॉइंट्स हो गए। अब आ जाते हैं हम जेसी रैनसन के ऊपर एंड क्लिंथ ब्रूक्स के ऊपर। तो इनके भी सारे के सारे सेम पॉइंट्स आपको लिखने हैं। देखो, जब भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म का कोई भी आपको क्रिटिक का नाम दिख जाए ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ न्यू क्रिटिसिज्म के जो फीचर्स है उनको याद कर लेना कि हाँ, मैम ने बताया था कि ये सारी चीज़ें होती है, कि टेक्स्ट ही सब कुछ है, टेक्स्ट की इंटीग्रिटी ही सब कुछ है, एंड उसके अलावा हमें और कुछ नहीं देखना। तो ये आपको हर क्रिटिक के ऊपर ये सारी बातें लागू होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको वही लिखनी है। बस किसी किसी के बारे में कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे ये जेसी रैनसन के अंदर हमें देखने को मिलता है, इन्होंने एक न्यू टर्म कॉइन किया था, जो अपना न्यू क्रिटिसिज्म वर्ड है, ये इन्होंने ही टर्म किया था अपनी एस्से के अंदर, द न्यू क्रिटिसिज्म। ये कब आया था? 1941 में आया था। तो ये एक तरह से डिस्टिंग्विश करता है, एक मूवमेंट चालू करता है, जो ओल्डर बायोग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड इम्प्रेशनिस्टिक अप्रोचेस होती है ना, उसको रिमूव करता है कि भाई ये सारी चीज़ें अब हम इस हिसाब से नहीं देखने वाले किसी भी टेक्स्ट को। हम बायोग्राफी नहीं पढ़ेंगे, हम हिस्टोरिकल अप्रोच नहीं देखेंगे, ठीक है, हम ये सारी चीज़ें नहीं देखेंगे, एंड डायरेक्टली जो है टेक्स्ट के ऊपर बात करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए, एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, ऑटोनोमस वर्बल ऑब्जेक्ट है ये, खुद में ही अपने आप में पूरा है, ठीक है, होल है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वही सारी बातें यहाँ पे जो है रिपीट होंगी। फॉर्मल क्वालिटीज़ देखनी है, आयरनी, पैराडॉक्स, इंटेंशन, ठीक है। फोर फॉर्मल एलिमेंट्स जैसे इमेजरी, सिंबल्स, टोन, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो इनकी सारी बातें घुमा फिरा के वही हम वहीं पर आ जाते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि ये जो न्यू क्रिटिसिज्म का टर्म है, इन्होंने कॉइन किया है, कब कॉइन किया है? 1941 में। कौन से ऐसे के अंदर? द न्यू क्रिटिसिज्म इटसेल्फ। ओके, चलो। जो क्लिंथ ब्रूक्स है, ये भी हमारे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यू क्रिटिक है, एंड इनकी जो ये बुक है, द वेल रॉट ऑन स्टडीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री, ये 1947 में आई थी। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क बन जाता है, जिसका नाम आप याद रखना, यूजीसी नेट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। चलो, इनकी भी सेम वही सारी बातें थी, द यूनिटी ऑफ पोइट्री होनी चाहिए, ठीक है, इनको इन्होंने इस आइडिया को दिया, द यूनिटी ऑफ पोइट्री। ओके, एंड कि भाई एक जो पोइट्री है उसको कंप्लीट, कोहेरेंट एंड ऑर्गेनिकली होल होना चाहिए। ये है यूनिटी ऑफ पोइट्री, जो क्या एक्सप्लेन करती है कि वो कंप्लीट टेक्स्ट होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से सारा उसका पार्ट जुड़ा हुआ होना चाहिए, फ्रेगमेंटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनिकली होल होना चाहिए, वेयर एवरी एलिमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द पोम। ठीक है, ही आर्ग्यूड दैट पोएट्स ऑफन यूज एम्बिग्यूटी, आयरनी एंड पैराडॉक्स। तो ये क्या आर्ग्यू करते हैं कि जो पोएट्स है वो कई बार एम्बिग्यूटी का यूज करते हैं। एम्बिग्यूटी अच्छी चीज है, मतलब ये पता लगाना कि इस टेक्स्ट का क्या मीनिंग हो सकता है। बेसिकली मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस की बात करते हैं, ये मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस की ये बात करते हैं, ठीक है। आयरनी एंड पैराडॉक्स यू ऑलरेडी नो,
तो ये सारे हमारे लिटरेरी डिवाइसेस है, ये सारे होने चाहिए। ये सब होने की वजह से हमारा जो टेक्स्ट है और ज़्यादा बेहतर बन जाता है। तो यहाँ पे देखो और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। चलो, और क्या चीज़ है भाई, इन दोनों का सेम सेम से ही बिलीव्स है। दोनों मतलब मेन हमारे न्यू क्रिटिक के पार्ट थे, तो काफ़ी हद तक इनके सेम व्यूज़ है। ओके, रिग्रेस फॉर्मुलिस्ट मेथड ऑफ लिटरेरी एनालिसिस होना चाहिए इनके हिसाब से। चलो, अब हम नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं, डब्ल्यू के विमसेट। तो इनके हमें दो टर्म्स याद रखने हैं, द इंटेंशनल फेलिसी एंड अफेक्टिव फेलिसी। तो इंटेंशन वर्ड के अंदर देखो, इंटेंशनल फेलिसी के अंदर हमें वर्ड निकालना है इंटेंशन। इंटेंशन किसका? ऑथर का। ऑथर का इंटेंशन अगर हम देखने जाएंगे तो हमारा जो एनालिसिस है, जो इंटरप्रिटेशन है टेक्स्ट का, वो गलत हो जाएगा। तो यही ये कहते हैं कि भाई हमें लिटरेरी वर्ड को एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए ऑथर का इंटेंशन नहीं देखने की ज़रूरत। ओके, तो ही वॉज अगेंस्ट इंटरप्रेटिंग अ लिटरेरी वर्क बेस्ड ऑन ऑथर्स इंटेंडेड मीनिंग। ही बिलीव दैट मीनिंग रिसाइड्स विद इन द टेक्स्ट इटसेल्फ, कि टेक्स्ट के अंदर ही है मीनिंग, उसी में झांक के देखो। इट इज़ इम्पॉसिबल और इररिलेवेंट टू डिटरमिन व्हाट द ऑथर मेंट आउटसाइड द वर्ड्स ऑफ द पेज। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। मान लो आप कोई पोएट है जो आज जीवित ही नहीं है, आप उसका एक टेक्स्ट उठा के पढ़ने लग जाओ, अब आपको क्या पता उसके दिमाग में क्या चल रहा था, है ना? तो आप कैसे उसको इस हिसाब से एनालाइज करोगे कि ऑथर के बारे में हमें पता होना चाहिए, फिर हम उस टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे इनका पॉइंट बिल्कुल रेलेवेंट होता है। एंड ये भी वर्ड्स, इमेजेस, लिटरेरी डिवाइसेस, जो इंटरनल एविडेंस है ना उसको एनालाइज करने के, उनके ऊपर फोकस करने के लिए बोलते हैं। ऐसे ही हमारा जो ये अफेक्टिव फेलेसी है उसकी बात करते हैं। फेलेसी मतलब क्या होता है? एरर। एरर यहाँ पे किसकी वजह से एरर होगा? इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब इमोशंस, इमोशनल या इमोशंस, ठीक है। किसके? यहाँ पे रीडर की बात कर दी इन्होंने, कि भाई जो रीडर है उसके इमोशंस पे हमें नहीं जाना, ठीक है। तो ही क्रिटिक द आइडिया ऑफ जजिंग अ पोम बेस्ड ऑन रीडर्स इमोशनल रिस्पॉन्स, कि हमें रीडर के इमोशंस के हिसाब से किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज नहीं करना। अदरवाइज क्या हो जाएगी? अफेक्टिव फेलेसी हो जाएगी, कि भाई मतलब एरर आ जाएगा उसको इंटरप्रेट करने में। क्यों? क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग होता है, हर किसी की अपनी अलग अलग रिस्पॉन्स होगी, ठीक है। हर किसी का अपना अलग अलग मीनिंग होगा, बट फिर भी जो टेक्स्ट है वो, उसके अंदर क्या वैल्यू है, उसको समझने के लिए हमें किसी रीडर का इमोशनल एस्पेक्ट नहीं देखना चाहिए। ये बात करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया हो। तो अब एक बार दोबारा से टाइम आ गया है धन्यवाद बोलने का। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।